2024 के महासंग्राम की अगर भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का टारगेट सेट करके उस पर चल रही है तो उसे उन स्टेट्स में बेहतर परफॉर्म करना होगा जिन राज्यों में उसने पिछले चुनावों में बड़ा सरप्राइज दिया था। ऐसा ही एक राज्य पश्चिम बंगाल है। पिछली बार बंगाल की कुल सीटों में से 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। सवाल यह कि इस बार क्या होगा, कौन सा ऐसा कार्ड है जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है और क्यों इसे लेकर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্কের উপরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर हर चोट का जवाब वोट से देना है। दृश्य बनेंगे, दृश्य से दृश्य टकराएंगे, एक दृश्य गिरेगा तो दूसरा उठेगा, जिसका रंग पक्का होगा वही लोगों के जहन में चढ़ेगा। बंगाल में बांग्ला माटी में 24 के समर के संभावित दृश्य बन रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां 42 सीटों की बाजी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मैदान में जोर लगा दिया है, तो ममता दीदी ने भी मोर्चा बखूबी संभाल लिया है। सवाल यह है कि इन दो सीधे मुकाबलों में राहुल गांधी के टारगेट के लिए कितनी गुंजाइश बचेगी। 1 मार्च को पीएम मोदी ने बंगाल के राजनीतिक रण में एंट्री की तो मुद्दा था संदेश खाली कार्ड। इस मामले में फरार टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के ठीक दूसरे दिन मोदी बंगाल पहुंचे। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। बंगाल का रण इसलिए रोचक भी है और राजनीति के गहरे रहस्य से भरा हुआ है। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज बंगाल में दिया था और दीदी से सीधे मोर्चा लेते हुए ब्रांड मोदी की बदौलत बीजेपी 40% वोट हासिल कर पाई, जो 2014 में महज 17% थे। 2019 में ये उछाल 2014 के मुकाबले 23% का था। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस बंगाल में करेगी? बीजेपी का दावा 35 से ज्यादा सीटें जीतने का है। कहीं हाल बंगाल विधानसभा चुनाव वाला तो नहीं हो जाएगा। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। ये अलग बात है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। वैसे अगर बंगाल को देखें तो बंगाल बहुत ही स्मार्ट तरीके से वोट करता है। जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्यादा बंगाल से चुने जाते थे। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट कम से कम बंगाल में अब हाशिए पर जा चुकी है। बंगाली वोटर का मिजाज और बंगाली राजनीति की प्रकृति द्विध्रुवीय रही है। जिस बंगाल में पहले मुकाबला
कांग्रेस और लेफ्ट के बीच हुआ करता था, अब वो शिफ्ट होकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जा चुका है। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का मुकाबला पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का ही है। और ममता दीदी ने सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि इस सियासी जंग में वो किसी को भी हिस्सा देने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को कभी बीजेपी की टीआरपी बताने वाली ममता बड़ी मुश्किल से महागठबंधन का हिस्सा बनी थी, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट में राहुल ने सारा किया धरा चौपट कर दिया। हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हमको बहुत असम्मान मिलते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। तो राहुल की दिक्कत तो वही थी कि जमीनी हकीकत का अंदाजा उन्हें न था और ममता दीदी ने बंगाल में अपनी अलग राह पकड़ ली और राहुल खड़े खड़े गुबार देखते रहे। और तो और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट पर भी ममता ने क्रिकेटर यूसुफ खान को उतारकर कांग्रेस के लिए मुकाबला टफ कर दिया। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया है कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। बंगाल में सबसे बड़ा फैक्टर है महिला वोट बैंक। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही इस वोट बैंक को अपने पाले में करने को लेकर संजीदा है। पश्चिम बंगाल में 49% महिला वोटर हैं। बीजेपी का मुख्य फोकस है महिला वोटर्स पर। पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिला वोटर्स का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और यदि हम विधानसभा की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार ब्रांड मोदी महिलाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है और यही पश्चिम बंगाल में दीदी की सबसे बड़ी चिंता है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के दम पर ही ममता एक बार फिर सत्ता में काबिज होने में सफल रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो टीएमसी को कुल 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38%, अंतर 10% का था। लेकिन अगर वोट स्विंग देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ममता को 3% ज्यादा वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के वोट शेयर में 28% का उछाल था। इसी तरह महिला वोटर्स के बीच में भी बीजेपी ने जगह बनाई। टीएमसी को भले 50% महिला वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी को 37% महिला वोट हासिल हुए। ये मामूली बात नहीं थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 50% महिला वोटर्स ने वोट दिया था, तो वहीं बीजेपी को 38% महिला वोट मिले थे। संदेश खाली कांड के बाद जमीन पर बेहद आक्रामक दिखी बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा के सवाल को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में संदेश खाली कांड का जिक्र खूब करते हैं। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को क्लीन चिट देने वाली ममता सरकार को हाई कोर्ट तक से फटकार सुननी पड़ी। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।
चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। जाहिर है इस पूरे मामले में ममता सरकार खुद की हुई किरकिरी से बच नहीं सकी, लेकिन बात अब आगे की है। चुनौतियां बीजेपी के सामने भी कम नहीं, क्योंकि बीजेपी में ज्यादातर चेहरे टीएमसी से आए हैं। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में थे। राजीव बनर्जी, विधायक वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रुद्रनील घोष और रथिन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही तापस रॉय, अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी भी अब बीजेपी के पाले में हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। हालांकि टीएमसी के बड़े चेहरों का बीजेपी में आना बीजेपी की चुनौती से ज्यादा बीजेपी की रणनीति कही जा सकती है, खासकर तब जब काउंटर ममता की पॉलिटिक्स को करना हो और निशाना टीएमसी कैडर पर हो। अगर ममता की पॉलिटिक्स को देखें तो ममता खुद लेफ्ट के कैडर को अपने पक्ष में मोड़कर बंगाल की सत्ता में मजबूत हुई थी।